हेलो दोस्तों, एरोडाइट कंपटीशन क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, जैसे कि हम जानते हैं, हम यहाँ पर संविधान की क्लासेस पढ़ रहे हैं और संविधान में जान रहे हैं कि संविधान में क्या एक्चुअल में होता है, संविधान क्या होता है, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। साथियों, हमने पीछे वीडियो में जो है एकात्मक संविधान के बारे में पढ़ा था कि एकात्मक संविधान क्या होता है और उसके फ़ायदे क्या क्या हैं और उसके जो है नुकसान क्या क्या हैं, इनके बारे में हमने बात करी थी। इससे पहले हम लिखित और अलिखित संविधान के बारे में भी बात कर चुके हैं। संविधान का महत्व क्या होता है वो भी हम इसके बारे में जान चुके हैं कि संविधान एक नेशन या एक देश के लिए एक्चुअल में संविधान क्या होता है, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। साथियों, आज जो हमारा नया टॉपिक है वो हम बात कर रहे हैं संगठनात्मक सरकार के ऊपर। ये संगठनात्मक संविधान क्या होता है, तो थोड़ा सा आप पहले जान लीजिए, उसके बाद हम आगे की ओर चर्चा करेंगे। संगठनात्मक संविधान क्या होता है? तो संगठनात्मक संविधान एक ऐसा संविधान होता है जिसमें जो है राज्य और केंद्र सरकार, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों तरह की सरकारें पाई जाती हैं। यानी यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा देखने को मिलता है किस में, तो राज्य सरकार में और केंद्र सरकार के बीच में। कुछ शक्तियाँ जो होती हैं जहाँ पर कुछ शक्तियाँ होती हैं केंद्र सरकार के पास होती हैं और कुछ शक्तियाँ जो होती हैं वो राज्य सरकार के पास पाई जाती हैं। साथियों, इसमें क्या होता है, एक दो तरह के इसको बोलते हैं, जहाँ पर दो तरह की सरकारें पाई जाती हैं, द्वैध सरकार, यानी उसमें दो तरह की सरकारें पाई जाती हैं। क्या होता है कि ये जो सरकारें होती हैं एक दूसरे के क्या होती है, सहयोगी सरकारें होती हैं, यानी एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली सरकारें इसमें देखने को मिलती है। तो आज का हमारा टॉपिक है, हम स्टार्ट करते हैं साथियों संगठनात्मक सरकार के बारे में। सबसे पहले हम लिखना शुरू करेंगे कहाँ से, संगठनात्मक सरकार। अब धीरे धीरे हम संविधान में भारत के संविधान की ओर बढ़ना शुरू करेंगे। साथियों, अभी जितनी भी पीछे की वीडियो हम जान चुके हैं, मैंने आपका कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है कि संविधान एक्चुअल में हमें पढ़ना कहाँ से होता है, तब हम पढ़ेंगे। अब हमारे लगभग सारे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे वो लगभग क्लियर हो चुके हैं। इसके बाद एक और वीडियो छोटी सी हम डालेंगे जिसमें हम भारत के संविधान के बारे में बात करेंगे कि भारत का संविधान जो है एक्चुअल में किस तरीके का है। ये तो हमारा संविधान का जो था, हमने समझ को डेवलप किया है कि संविधान एक्चुअल में होता क्या है। अब हम जो भारत का संविधान पढ़ना शुरू करेंगे वो 1600 ईस्वी से पढ़ना शुरू करेंगे कि 1600 ईस्वी में कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है भारत में आना शुरू किया था। वहाँ से जो है हम संविधान को, भारत का संविधान स्टार्ट होगा वहाँ से। फिलहाल अभी हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, संगठनात्मक संविधान या संगठनात्मक सरकार, संगठनात्मक संविधान, संगठनात्मक संविधान या सरकार। दोस्तों, जहाँ पर मैंने कल आपसे बात करी थी एकात्मक संविधान के बारे में, तो जहाँ पर एकात्मक संविधान होगा वहाँ पर कैसी सरकार होगी, एकात्मक संविधान होगी, सरकार होगी। और जहाँ पर संगठनात्मक सरकार होगी, संविधान होगा, वहाँ पर संगठनात्मक सरकार होगी। तो इसका मतलब क्या है, संगठनात्मक संविधान का मतलब यहाँ पर सरकार भी कैसी होगी, संगठनात्मक सरकार होगी, संगठनात्मक सरकार होगी। यानी क्या होगा कि यहाँ पर जो है इसके बीच में राज्य में जो राज्य होता है, राज्य यहाँ पर राज्य होगा साथियों। तो राज्य में क्या होगा कि राज्य में कई प्रांतीय सरकारें होंगी, कई सरकारें पाई जाती हैं, कई सरकारें पाई जाती हैं, कई सरकारें जो होंगी इसमें वो पाई जाती हैं। साथ ही और क्या होगा, एक तो ये पॉइंट हो गया कि सरकारें क्या होगी, वो राज्य सरकारें होंगी। और दूसरा क्या होगा, दूसरा ये होगा कि ये जो सरकारें होंगी क्या होंगी, यहाँ पर हमें सरकारों में देखने को मिलेगा कि शक्तियों का क्या होगा, विकेंद्रीकरण यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण या बंटवारा, इसको लिख सकते हैं कि शक्तियों का क्या होगा, बंटवारा हो जाएगा, बंटवारा होगा। किसके बीच में साथियों, तो वो होगा राज्य और केंद्र सरकार के बीच में। दोस्तों साथियों, ये कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, बस आपको सिर्फ समझना है कि जब हम एकात्मक सरकार के बारे में बात कर रहे थे तो वहाँ पर एक ही बंदे के बारे, सिर्फ माइंड में आपके बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि वहाँ पर हमें एक पर्सन की, आप जिस तरीके से याद रखना चाहते हैं वैसे याद रख सकते हैं। वैसे ये ध्यान रखिए कि एकात्मक सरकार, उसके शब्द से ही पता चल रहा है कि एकात्मक है यानी एक सरकार, यानी एक बंदा काम करने वाला। और संगठनात्मक यानी संघ, यानी जुड़े हुए यानी उससे क्या होगा, जब काम करने वाले ज़्यादा लोग। जब संगठनात्मक सरकार होगी तो काम करने वाले लोग कौन होंगे, ज़्यादा होंगे। तो एकात्मक यानी एक ही काम करने वाला, और संगठनात्मक यानी ज़्यादा लोग काम करने वाले। तो इस तरह से आप इसको बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। एकात्मक सरकार एक बंदा काम करने वाला, संगठनात्मक सरकार यानी काम करने वाले लोगों में ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर शक्तियों का
अब जब काम करने वाले लोग ज़्यादा होंगे तो हर किसी को पावर भी दी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग उसमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन या बंटवारा भी किया जाएगा। वहाँ पर एकात्मक सरकार थी तो वहाँ पर एक ही बंदे के पास पावर थी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि सरकार जो है उसमें शक्तियों का बंटवारा हो जाएगा। कुछ शक्तियाँ राज्य के पास चली जाएंगी और कुछ शक्तियाँ जो हैं वो किसके पास चली जाएंगी, केंद्र के पास चली जाएंगी। अब सबकी, चाहे वो केंद्र हो चाहे राज्य सरकार हो, उनके ऊपर कुछ लिमिटेड लगाई जाएंगी कि ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार जो होगी वो राज्य सरकार के ऊपर हावी हो जाएगी और आने वाले टाइम में सरकार जो है वो ख़त्म कर दे। इस तरह से तो क्या होता है कि शक्तियों का बंटवारा होगा किसकी ओर, केंद्र सरकार में केंद्र सरकार पाई जाती है और कई राज्य सरकारें पाई जाती है। जैसे कि हमारे यहाँ अपने इंडिया में हमें देखने को मिलता है एक सेंट्रल सरकार है और उसके बाद जितने भी स्टेट हैं उनमें क्या क्या है, राज्य सरकार है। तो किस तरह का संविधान है वो हम आगे की ओर देखेंगे, लेकिन फिलहाल एक समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप अपने माइंड में सिर्फ इतनी सी रख सकते हैं कि संगठनात्मक सरकार जो है वो इसका मतलब होता है कि कई सारे लोग जो है मिलकर एक सरकार को चला रहे हैं, या कई सारे जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो है सरकारें भी चल रही हैं। लीडर एक, लेकिन उसके हिस्से जो हैं अलग अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, कई सरकारें पाई जाती हैं। दूसरा क्या होगा, शक्तियों का बंटवारा देखने को मिल सकता है। अब इसमें क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे कि शक्तियों का जो बंटवारा होता है और ये क्या होता है, ये एक दूसरे के साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो राज्य हैं, राज्य सरकार है। ठीक है, ये राज्य जो है मैंने एरो जो है ऊपर को भी लगाया, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक दूसरे के प्रति क्या होगा, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना होगी। अगर सहयोग की भावना नहीं होगी तो इन दोनों में क्या होगा भाई, अगर सहयोग नहीं कर पाएंगे एक दूसरे को, तो सहयोग नहीं कर पाएंगे तो एक दूसरे को क्या होगा कि विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। ठीक है, क्या होगा, विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। इसलिए क्या है कि राज्य और केंद्र सरकार के मध्य जो है वो विवाद की किसी भी तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसलिए संविधान में कुछ अलग अलग तरह से प्रावधान किए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो केंद्र सरकार होती है और राज्य सरकारें जो होती हैं, राज्य सरकारें क्या होती हैं, वो क्या करती हैं, सहयोग की भावना को रखती हैं, यानी एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं कि जो राज्य सरकारें होती हैं, केंद्र सरकार, इन दोनों के मध्य सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। तो एक दूसरे के राज्य एवं केंद्र सरकारों में, राज्य एवं केंद्र सरकारों में सहयोग की भावना, सहयोग इसको रफ कर देते हैं साथियों। नीचे हो सकता है आप लोगों को दिखाई ना दे रहा हो, कल भी वीडियो में जो था कट गया था, तो मैं इसको रफ करूँगा। इसका डायग्राम, ये लाइन ही रफ कर देते हैं साथियों। तो इसको आपने नोट कर लिया होगा अच्छे तरीके, बस ये कॉन्सेप्ट था। अब हम आगे की ओर चलते हैं और देखते रहते हैं कि क्या क्या होता है। तो पॉइंट दर पॉइंट आप नोट करते जाएं इसमें, और आपका बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर जो है आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो क्या होता है, केंद्र एवं राज्य सरकारों में, केंद्र एवं राज्य सरकारों में सहयोग की भावना उत्पन्न, सहयोग की भावना होगी। किसकी भावना होगी, तो दोस्तों सहयोग की, यानी एक दूसरे को सहयोग करेंगे, एक दूसरे को क्या होगे, सहयोग। अब जब दो लोग कानून बनाने वाले हैं साथियों, दो लोग किसी नेशंस को चला रहे हैं, तो उनके बीच में कभी ना कभी विवाद उत्पन्न होगा, या फिर ये हो सकता है कि कभी उनके जो नियम कानून बनाएंगे वो अलग अलग होंगे। राज्य सरकार जो चाहेंगे कि हमारे यहाँ के जो कानून हो वो अलग हो, केंद्र के लिए कानून जो हो वो अलग हो। तो इसके लिए क्या है, इसमें क्या होगा कि जो संगठनात्मक सरकार होती है वहाँ पर क्या होता है कि केंद्र और राज्य, जो संविधान का निर्माण होता है वो थोड़ा सा नीति जो होती है वो अलग अलग होती है, यानी केंद्र के लिए नीति अलग और राज्य के लिए नीति क्या होगी, अलग होगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हमने दोस्तों हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इसमें एकात्मक संविधान में हमने क्या देखा था कि संविधान जो है, एकात्मक संविधान में जो संविधान लिखा गया है वो कानून एक जैसे हैं, मतलब एक ही पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। हम ये लिख सकते हैं केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा तो हो गया, हमने देख लिया है। पृथक तथा स्वतंत्र, ये क्या है, केंद्र एवं राज्य के सरकारी में केंद्र एवं राज्य सरकारों में सहयोग की भावना होगी, और जो कानून बनाए जाएंगे केंद्र और राज्यों के बीच में एक समान कानून नहीं होगा, बनेगा एक समान, लिखेंगे यहाँ पर एक समान कानून नहीं होगा, एक समान कानून नहीं होगा, तथा नीतियाँ भी अलग अलग होंगी, नीतियाँ
यानी हर किसी को अपने राज्य को अपने हिसाब से चलाने के लिए जो है वो कानून बनाए जाएंगे। तो एक समान कानून नहीं होगा और नीतियाँ भी कैसी होंगी, अलग अलग होंगी। नीतियाँ भी अलग अलग होंगी। नीतियाँ भी कैसी होंगी दोस्तों, नीतियाँ भी अलग अलग होंगी। साथियों कैसा है कि जो नीतियाँ होंगी वो कैसी होंगी, अलग अलग होंगी। अब जब दो लोग कानून को बना रहे हैं, जब दो लोग कानून बना रहे हैं तो वो कानून में जब उनमें कभी भी विवाद उत्पन्न होगा तो कोई भी क्या होगा कि जो ज़्यादा पावर में होगा वो क्या करेगा, कानून को बदल देगा, अपने हिसाब से कानून को चला सकता है। तो इसलिए जो संविधान यहाँ का देखने को मिलेगा वो कैसा संविधान देखने को मिलेगा, कठोर देखने को मिलेगा। यानी उसको ज़रूरत पड़ने पर जो ज़्यादा पावर में होगा, जिसके पास ज़्यादा शक्तियाँ होंगी, वो भी जो संविधान है उसको इतनी ईजी तरीके से ना बदल पाए। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या लिख सकते हैं कि संविधान यानी संगठनात्मक सरकार में जो संविधान देखने को मिलता है वो कैसा होगा साथियों, कठोर संविधान होगा। कैसा होगा, कठोर संविधान होगा। ठीक है, तो यहाँ का संविधान जो है संविधान कैसा होगा, कठोर होगा। कठोर होगा संविधान। कैसा होगा साथियों, संविधान होगा कठोर। कैसा होगा, कठोर होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी आए और उसने जो सरकारें चला रही हैं जिसको इजी लगा या जो पावरफुल है उसने अपने हिसाब से इसका जो है प्रयोग कर दिया। ठीक है, दूसरा क्या है, यहाँ पर क्या है, अब जब संविधान ही सबसे ज़्यादा कठोर है तो इसका मतलब क्या है, दो लोगों के बीच में या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में या सरकार के बीच में जो विवाद की स्थिति होगी वो किसके द्वारा सॉल्व करी जाएगी, तो संविधान के द्वारा सॉल्व करें। संविधान को सामने रखते हुए कि संविधान में ऐसा लिखा गया है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि लिखित संविधान होना जरूरी है। दूसरा क्या है कि संविधान ही सर्वोच्च होगा इन दोनों के मध्य, यानी संविधान सबसे ऊपर है, उसके बाद सरकारें आ रही हैं। एकात्मक संविधान में हमने क्या देखा था कि वहां पर जो है संसद सर्वोच्च हुआ करती थी। क्या कौन होती, संसद सर्वोच्च होती थी। लेकिन संगठनात्मक सरकार में हम क्या संविधान में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर संविधान जो है वो सर्वोच्च है। तो ये लिख लेंगे क्या, संविधान सर्वोच्च होता है। संविधान सर्वोच्च होता है साथियों। संविधान क्या होता है, संविधान सर्वोच्च होता है। तो ये 3 पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं, 4 पॉइंट। पहला, केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच सहयोग की भावना उत्पन्न होगी। दूसरा, एक समान कानून नहीं बनेंगे, राज्य कुछ और कानून चाह रहे हैं और जो है वो कुछ और, जो केंद्र सरकार है वो कुछ और कानून चाह रही है। तो इस तरह से अलग अलग कानून होंगे और अलग अलग नीतियों के हिसाब से जो है लागू की जाएंगे। संविधान सबसे ज़्यादा कठोर होगा, बदलना इतना आसान नहीं होगा और संविधान को सबसे ऊपर दर्जा दिया जाएगा। संविधान सबसे ऊपर होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर द्विसदनात्मक यानी 2 सदन की व्यवस्था की जाएगी। यानी अगर जैसे कि हमारे संविधान में है, भारत के संविधान में एक लोकसभा एक राज्यसभा, अगर केंद्र सरकार राज्यसभा में लोकसभा में ज़्यादा मेजोरिटी में है यानी उसके पास ज़्यादा परसेंटेज है वोटों का, वो संविधान को बदलना चाहती है तो वो लोकसभा में पास कर देगी। लेकिन अगर राज्यसभा में कम है तो वहाँ पर राज्यसभा में क्या होगा, वो बिल फंस जाएगा। तो इस तरह से द्विसदन की व्यवस्था की जाएगी कि अगर मेजोरिटी में है भी तब भी आप जो है इतना आसान तरीके से संविधान को में परिवर्तन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कौन सी सदन देखने को मिलती है, जो सदन है वहाँ पर कैसी देखने को मिलेगी, यहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है। द्विसदनात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है। सब दोस्तों एक पॉइंट, हर पॉइंट जो है वो दूसरे से जुड़ा हुआ, बस आपको समझना है कि संगठनात्मक एक्चुअल में क्या होता है और एकात्मक क्या होता है। तो जब आप दोनों को एक कंपेयर करना शुरू करेंगे ना तो हर पॉइंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जस्ट अपोजिट पॉइंट वहाँ पर हमने देखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा एकात्मक व्यवस्था के बारे में, एकात्मक संविधान सरकार के बारे में, तो आप उसको जाकर देखें, तभी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अन्यथा आप जो है इसमें कन्फ्यूज़ हो जाएंगे किस तरह से जो है आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या होता है, द्विसदनात्मक व्यवस्था देखने को मिल जाती है। ठीक है, और दूसरा वहाँ पर हमने जब देखा था एकात्मक संविधान में हम ये देख रहे थे कि वो छोटे छोटे क्षेत्रों के लिए लागू कर रहे थे। तो साथियों क्या जस्ट अपोजिट कर दीजिए इसको, ये क्या होगा, बड़े क्षेत्रों के लिए लागू होगा। यानी इस तरह का जो संविधान होगा वो बड़े क्षेत्रों के लिए होगा। तो यहाँ से इसको रफ कर देते हैं, आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। केंद्र एवं राज्यों के बीच सहयोग की भावना उत्पन्न होगी। ठीक है, एक समान कानून नहीं होंगे और नीतियाँ भी अलग अलग होंगी। संविधान कठोर होगा, संविधान सर्वोच्च होता है और दूसरा क्या होता है कि द्विसदनात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है। यानी एक अपर हाउस होगा और एक लोअर हाउस होगा। यानी अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखते तो हमारे पास कैसी व्यवस्था है भाई, राज्य व्यवस्था कैसी है, एक राज्यसभा है एक लोकसभा है। राज्यसभा अपर है, लोकसभा लोअर है। ठीक है, तो रफ करते हैं इसको।
अब हम नेक्स्ट पॉइंट आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इसकी कुछ कमियां देखते हैं साथियों, एक पॉइंट लिख लेते हैं और उसके बाद जो है इसकी कमियां देखते हैं। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं पहले कि एक्चुअल में इसकी विशेषताएं क्या हैं विशेषताएं, वो देखने की कोशिश करते हैं। विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हैं साथियों, ये देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली विशेषता तो ये है कि ये एक बड़े एरिया को कवर कर सकती है, यानी हम इसको ऐसे संविधान या ऐसी व्यवस्था को क्या है ज़्यादा मतलब एरिया जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, जो क्षेत्रफल में बड़े हैं, जहाँ पर लोगों की संख्या क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा है, तो ऐसी जगहों पर ऐसे देशों पर जो है इस तरह का संविधान देखने को मिलता है। ठीक है, तो और जो एकात्मक संविधान था वो छोटे, आप खुद सोचिए ना दोस्तों कि छोटे स्टेट को या छोटे गवर्नमेंट को, छोटे स्टेट को संभालने के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं होगी, एक ही बंदा, एक ही लीडर जो है वहाँ पर काम कर सकता है। लेकिन अगर हम हिंदुस्तान की बात करें या चाइना की बात करें, वहाँ पर कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, कितने लोग हैं, कितना बड़ा एरिया है, तो वहाँ पर इस तरह के संविधान देखने को मिल सकते हैं, संगठनात्मक संविधान देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लीडरों की चाहिए, वहाँ पर स्टेट में भी लीडर चाहिए और केंद्र में भी लीडर चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो केंद्र में है वही बैठकर जो है सारी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड पर भी वर्क होना चाहिए ना, वो ग्राउंड पर वर्क नहीं दिखेगा अगर आपको अगर केस पर जो राज्य सरकार नहीं होंगी तो जो है ग्राउंड पर वर्क आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये बड़े क्षेत्रों के लिए ये व्यवस्था जो होती है किसके लिए होती है, तो बड़े क्षेत्रों के लिए होती है। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे क्या, बड़े क्षेत्र और अधिक जनसंख्या बड़े क्षेत्र और अधिक जनसंख्या और ऐसे देश जहाँ पर विविधताएं पाई जाती हों साथियों, क्या पाई जाती हैं, विविधताएं पाई जाती हों, लागू होगा। ठीक है, अब विविधताएं का मतलब क्या है साथियों, ये समझ लीजिए थोड़ा सा कि विविधताएं यानी जहाँ पर अलग अलग संस्कृति हों, अलग अलग नेशन, अलग अलग जो है रिलीजन्स हो, धर्म हो, अलग अलग संस्कृति के लोग मानने वाले हो, तो वहाँ पर अगर एकात्मक ही है, एक ही तरह का है, तो वहाँ पर जो होगा जो पब्लिक है या जो जनता है उसको परेशानी हो सकती है। लेकिन विविधताएं जहाँ पर हैं, जहाँ पर विविधताएं हैं वहाँ पर क्या होगा, संगठनात्मक है, अपनी मर्जी के हिसाब से संविधान को जो है देख सकते हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ पर जो है विविधताएं वाले क्षेत्रों में कौन से विषय संविधान लागू हो सकता है, तो वो संगठनात्मक सरकार ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख सकते हैं कि क्षेत्रीय दूसरा क्या होगा, दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं जो होंगी वो पूरी होंगी। क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी। क्या होंगी, क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी। ऐसा नहीं है साथियों कि क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं इसमें पूरी नहीं, क्योंकि लीडर ज़्यादा है, स्टेट में भी देखने वाला है और राज्य में भी देखने वाला है, तो यानी ग्राउंड लेवल पर जो है क्या हो सकता है, वर्क हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो पूरी होंगी। उसके बाद क्या है कि क्षेत्र के हिसाब से इसमें कानून बनाए जा सकते हैं। अब मान लीजिए कहीं यूपी के लिए हैं, यूपी के अगर हम बात करते हैं या महाराष्ट्र की बात करते हैं तो वहाँ पर मराठी लोग हैं और यहाँ पर क्या है हिंदी लोग हैं। तो वहाँ पर अगर हम भाषा लागू कर दें पूरे हिंदुस्तान में कि हिंदी ही बोलना है तो उन लोगों को तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यूपी में क्या बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है। तो यहाँ पर हम ये नियम लागू कर सकते हैं कि हिंदी के लिए संविधान में जोड़ सकते हैं कि यहाँ पर हिंदी बोलने के लिए सरकारी काम जो है वो हिंदी में हो, या फिर किसी भी तरह स्कूलों में जो प्रारंभिक एजुकेशन है वो भी कहाँ से हिंदी से स्टार्ट हो। और अगर मराठी में जाके अगर हम ये कह देते हैं कि मराठी वहाँ पर लोग हिंदी बोलें, वहाँ पर जो है लोग जो प्रारंभिक जो भाषा है, प्राइमरी जो एजुकेशन है वो भी हिंदी में स्टार्ट हो, तो उन लोगों के लिए क्या होगी, परेशानी, एक तरह की एक समस्या खड़ी हो जाएगी। तो क्षेत्रीय कानून बन सकते हैं, यानी क्षेत्र के हिसाब से जैसा क्षेत्र वैसा कानून वहाँ पर लागू कर सकते हैं। इससे लोगों को कोई क्या होगी, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो क्या होती है, क्षेत्रीय नीति बनाई जा सकती है। साथियों क्या हो सकती है, क्षेत्रीय नीतियाँ बनाई तथा लागू की जा सकती हैं,
ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सबसे खासियत इसकी है कि संविधान को जो है वो मतलब लोगों के, एक तरह से संविधान हो या सरकार हो, वो एक तरह से लोगों के फायदे, कोई भी चीज़ है संविधान है वो लोगों को एक तरीके से मैनर से जीने के लिए है कि आपको इस डायरेक्शन में चलना है। अगर संविधान ही या फिर सरकार ही लोगों के ऊपर जुल्म करने लगेगी तो फिर उससे क्या होगा कि जो सरकार है, संविधान ना तो संविधान का कोई वजूद रहेगा और ना ही क्या है सरकार का कोई वजूद रहेगा। तो सरकार, हम इस तरह की व्यवस्था, जैसे कि अपने हिंदुस्तान में है तो इस तरह की व्यवस्था को अपनाया जाता है। हम देखेंगे आगे के हमारा जो संविधान किस तरह का है, ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी समस्या ना हो, लोगों को समस्या ना हो। जो लोग क्षेत्र में हैं, जो अलग क्षेत्र से रहने वाले, आदिवासी क्षेत्र से रहने वाले, उनके लिए कानून अलग है। जो लोग मुस्लिम हैं उनके लिए कानून अलग है। जो गैर मुस्लिम है उनके लिए कानून अलग है। जो हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं, उनके लिए कानून अलग है। तो हर किसी की सहूलियत के हिसाब से, सुविधा के हिसाब से कानूनों को बनाया जाता है। तो ये क्या, क्षेत्रीय कानून बनाए जा सकते हैं, क्षेत्रीय नीति बनाई जा सकती है और उनको लागू कराया जा सकता है। दोस्तों ये थे हमारे इसके। और एक और ख़ास पॉइंट रह गया कि यहाँ पर जब दो लोग हैं, पावर का बंटवारा हो रहा है, तो यहाँ पर जो शासक होता है, शासक के निरंकुश होने की संभावना भी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर हम देख रहे थे कि पावर एक ही के पास है। तो वहाँ पर कभी ना कभी ये पावर जो है, संभावना किसी के भी हृदय में आ सकती है कि वहाँ पर वो शासक जो हो जाए वो निरंकुश हो जाए, यानी जुल्म करने लगे, ज्यादती करने लगे पब्लिक के ऊपर, जनता के ऊपर। तो यहाँ पर क्या है कि संविधान में ये विशेषता की जाती है संगठनात्मक सरकार में, क्योंकि दो लोग जो हैं वो शासन करने वाले होते हैं या दो से ज़्यादा लोग शासन करने वाले होते हैं। जितने प्रांत उतनी सरकारें होंगी। तो इस हिसाब से क्या है कि एक भी इंसान के अंदर निरंकुशता की भावना पैदा नहीं होगी। तो हम लिख सकते हैं कि संविधान बनाते टाइम ये ध्यान रखा जाता है कि किसी भी शासक में निरंकुशता की भावना पैदा ना हो। तो यहाँ पर ये नियम ये भी देखने को मिलता है कि जब सरकार अलग अलग होंगी, कानून अलग अलग होंगे, तो उनमें निरंकुशता की संभावना भी पैदा नहीं होगी। तो ये सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि निरंकुशता की भावना, ये भी विशेषता में लिख लीजिए, निरंकुशता की भावना नहीं होगी, निरंकुशता की भावना नहीं होगी साथियों। ये क्या है, निरंकुशता की जो भावना ही नहीं होगी। ये हम देख चुके हैं। अब विशेषताएं, अब इसकी कुछ कमियां भी हैं, जैसा कि सब में होती है कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कमियां। जो इंसान चीज़ बनाता है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो पहली कमी, ये छोटे क्षेत्रों के लिए लागू नहीं होता, सिर्फ बड़े क्षेत्रों में लागू होगा। ठीक है। अब जहाँ पर छोटे क्षेत्र में, वहाँ पर अगर एक छोटी सी फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में ज़्यादा लोगों को काम करने के लिए रख लिया जाए तो वहाँ तो प्रॉब्लम होगी ना, और लॉस में जा सकती है। इसी तरह का और एक पॉइंट, हाँ दोस्तों ये लिख सकते हैं कि हाँ वो कमियों में लिखेंगे, ठीक है, कि यहाँ पर जो है सरकार जो है खर्चीली देखने को मिलेगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो संविधान निरंकुशता की भावना जो है वो पैदा होगी। अब हम इसकी कमियों की ओर चलते हैं, क्या क्या एक्चुअल में इसकी कमियाँ हैं, कमियों को देखना चाहेंगे। इसको रफ कर देते हैं, कमियाँ क्या क्या हैं। कमियाँ साथियों, ठीक है। तो कमियों को देखेंगे तो पहला ये कि छोटे क्षेत्रों के लिए लागू नहीं होता। ये छोटे क्षेत्र तथा कम जनसंख्या वाले देशों में, कम जनसंख्या वाले देशों में लागू नहीं होता है। ठीक है। देखिए, लागू करने को तो आप इसमें लागू कर भी सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन आप सोचिए ना, आप एक कंपनी खोल रहे हैं और कंपनी खोलने के लिए छोटी सी कंपनी, और आपको ज़रूरत है सिर्फ 2 लोगों की, और आप उसमें 10 लोगों को भर लेते हैं। तो संविधान का केस तो वो वहाँ पर क्या होगा, आप तो कंपनी में लॉस चलाएंगे, उनका खर्चा प्लस आपका खर्चा और इंस्टीट्यूशन का खर्चा, तो ये सब कहाँ से देख पाएंगे आप। तो संविधान को, संगठनात्मक व्यवस्था जो होती है, ऐसे क्षेत्रों में लागू करना ज़्यादा फायदेमंद होता है जहाँ पर जो है बड़ी संख्या में लोग हों, पॉपुलेशन ज़्यादा हो और विविधताएँ जो हैं वो भी ज़्यादा पाई जाती हों। छोटे क्षेत्रों में लागू करेंगे तो क्या होगा, पब्लिक के ऊपर जो है खर्चा बढ़ेगा। पब्लिक के ऊपर खर्चा कैसे बढ़ेगा कि जो है राजा के मंत्री होंगे तो काम करने वाले ज़्यादा लोग होंगे, उनका अपना खर्चा होगा। सरकारें वहाँ की कैसी होंगी, हो जाएंगी खर्चीली, क्योंकि संगठनात्मक सरकार जो होती है वो सरकार खर्चीली सरकार होती है। यहाँ पर खर्चा ज़्यादा होता है, ज़्यादा लोग काम करने वाले, इसका मतलब ज़्यादा खर्चा। तो ज़्यादा खर्चा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसे लोग जहाँ पर काम करने वाले भी ज़्यादा हों। जब काम करने वाले ज़्यादा तो खर्चा करने वाले भी ज़्यादा। इसका मतलब यहाँ पर तो सरकार में जो है मैनेज हो जाएगा, लेकिन छोटे क्षेत्रों में अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाए, सब मामला गड़बड़ कर जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से क्या है, तो ये छोटे क्षेत्रों के लिए लागू नहीं हो सकता। दूसरी बात यह होती है कि यहाँ पर इसकी कमियों में क्या है कि यहाँ पर दोहरी नागरिकता देखने को मिलती है। दोहरी नागरिकता,
दोहरी नागरिकता। अब आप कहेंगे अपने इंडिया में तो देखने को नहीं मिलती है, वो तो सिंगल नागरिकता की ही बात करता है। तो साथियों क्या होता है, जैसे कि ब्रिटेन वगैरह वहाँ पर दोहरी नागरिकता देखने को मिलती है। अच्छा साथियों, इसमें विशेषताओं में एक पॉइंट रह गया, चलिए कोई बात नहीं, बाद में लिख लेंगे कि दोहरी नागरिकता पाई जाती है, दोहरी नागरिकता पाई जाती है। पहली क्या है कि यहाँ पर क्या हो, दोहरी नागरिकता, जिससे क्या होगा, नेशंस के प्रति क्या होगा कि नेशंस के प्रति लोगों में लगाव कम होगा। यानी जैसे कि आप देखिए यूएसए वगैरह में, वहाँ पर क्या होता है, एक स्टेट की भी नागरिकता होती है, यानी एक सेंट्रल तो दे रही नागरिक है, आप अमेरिका के हैं, आप या भारत के हैं। इसी तरह से अगर भारत में कोई प्रावधान कर दी जाए, जैसे कि कभी कभी हमें देखने को भी मिलता है कि लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम यूपी से हैं, बिहार से हैं, तो क्या हुआ, हमारे अगर इंडिया से है तो हम तो नागरिक थोड़ी ना कहलाएंगे वहाँ के, हम निवासी यूपी से हैं, हम निवासी महाराष्ट्र के हैं, हम निवासी गुजरात के हैं, लेकिन नागरिक कहाँ के, नागरिक साथियों हम इंडिया के हैं। लेकिन अगर दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता तो आप समझ सकते हैं कि दोहरी नागरिकता में क्या होता है कि कोई साथी अगर मध्य प्रदेश का है तो वो कहता है कि मैं मध्य प्रदेश का नागरिक हूँ। नागरिक कहाँ का हूँ मैं, मध्य प्रदेश का, तो कि लगाव किसके प्रति होगा, मध्य प्रदेश के, ना कि पूरे नेशंस के प्रति होगा। तो यहाँ पर किस तरह की नागरिकता होती है, दोहरी नागरिकता पाई जाती है। और इस दोहरी नागरिकता से क्या होता है कि देश के प्रति लगाव कम होता है। क्या होता है, देश के प्रति लगाव या राष्ट्र प्रेम, ऐसे लग लो, राष्ट्र प्रेम की भावना कम होती है, देख सकते हैं। ठीक है। और दूसरा क्या है साथियों कि जब लोग ज़्यादा होंगे तो निर्णय लेने में देरी होगी। तो दूसरी कमी क्या है कि निर्णय लेने में देरी होगी। निर्णय एक बंदा है, एक पर्सन है तो वो निर्णय तेज़ ले लेगा, लेकिन अगर दो हैं तो निर्णय कैसे होंगे, निर्णय जो राज्य हैं वो कहेगा इस हिसाब से करिए संविधान को, केंद्र जो है वो कहेगी नहीं इस हिसाब से, तो निर्णयों में क्या होगा, विवाद उत्पन्न होगा। तो निर्णय लेने में क्या होगा, निर्णय लेने में देरी होगी, निर्णय लेने में समय लगेगा। अब अपने हिंदुस्तान के अंदर देखिए, अपने भारत के अंदर देखिए क्या होगा कि आपातकाल की स्थिति में जब भी निर्णय लिया जाएगा तो वहाँ पर शक्तियाँ जो होती हैं वो केंद्र के पाले में आ जाती हैं। हमने संविधान में, हमारे जो संविधान में वो व्यवस्था की गई है वो एक अलग तरह की व्यवस्था की गई है। हमने जो संविधान बनाया, जो भारतीयों ने संविधान बनाया है वो किस तरह से रिसर्च करने के बाद बनाया है कि किस तरीके से कौन सी कमी है। तो अगर हम संगठनात्मक व्यवस्था को अपनाते तो यहाँ पर क्या हो सकता था, निर्णय लेने में देरी हो सकती थी, यानी आपातकाल के से। लेकिन हमने इस तरीके स्ट्रक्चर को भी अपनाया, लेकिन वहाँ पर एक बदलाव कर दिया कि जो आपातकाल की स्थिति होगी वहाँ पर निर्णय कौन ले सकता है, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार या फिर राष्ट्रपति ले सकता है साथियों। तो निर्णय लेने में समय लगता है। ठीक है, किस किस के बीच निर्णय लेने में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। एक पॉइंट और रहेगा कि केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। केंद्र एवं राज्य के बीच विवाद उत्पन्न हो सकता है। ठीक, तो केंद्र एवं राज्य के बीच जो है वो क्या है, विवाद उत्पन्न हो सकता है। और एक कमी यह है कि पूरे देश में क्या होगा, एक जैसा संविधान नहीं होगा साथियों। जब अलग अलग क्षेत्रों से, ये भी एक कमी है, हम लिख सकते हैं, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि एक जैसा कानून नहीं, क्योंकि क्षेत्र के हिसाब से कानून अलग बन रहे हैं और राज्य के जो क्षेत्रीय हैं उनके हिसाब से कानून बना रहे हैं, और जो केंद्र सरकार है वो अपने हिसाब से कानून बना रही है। तो वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार में जो कानून है वो अलग अलग हैं। तो इस तरह से हम एक जैसा कानून लागू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट और नोट कर लीजिए आप साथियों, यहाँ पर नोट कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि एक समान कानून नहीं होगा, एक समान कानून व नीतियाँ नहीं होंगी। ठीक, अब एक नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक और पॉइंट लिख लीजिए। ये तो एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट और लिख लीजिए साथियों कि सरकारें जो होंगी वो कैसी होंगी, खर्चीली होंगी। ज़्यादा लोग काम करने वाले हैं तो जाहिर सी बात है, आप भी सोच सकते हैं
तो इतने नादान नहीं है, तो खर्चा ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा, खर्चा जो होगा वो ज़्यादा होगा। सरकारों के बीच में खर्चा ज़्यादा होगा, काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं, इसका मतलब खर्चीली सरकार है। तो यहाँ पर जो सरकारें होंगी वो कैसे होंगी, खर्चीली सरकारें होंगी, खर्चीली सरकारें होंगी। अब नोट पॉइंट डाल के एक चीज़ लिख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे भी हम देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट लिख लीजिए। क्या पॉइंट लिखना है कि जो संविधान होगा वो यहाँ पर लिखित होगा। संविधान कैसा होगा साथियों, नोट पॉइंट में यहाँ पर ये कंडीशन ज़रूरी है कि संविधान, नोट पॉइंट में लिख लीजिए कि संविधान का लिखित होना। यहाँ पर जो संविधान होगा लिखित संविधान होगा, लिखित संविधान लिखित संविधान होगा। कैसा होगा साथियों, लिखित होगा। क्यों, क्योंकि जब भी केंद्र और राज्य के बीच में जब बंटवारा होगा या विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी तो वो दिखा सकते हैं ना, राज्य सरकार, मान लीजिए केंद्र सरकार जो है ज़्यादा पावरफुल है, पावर ज़्यादा है उसके पास, वो राज्य को दबाना चाह रही है, तो भैया राज्य क्या करेगा, लाएगा संविधान को, देखोगे भैया देखो ये आप संविधान, इसमें ऐसा नहीं कहा गया कि आप जो है ऐसा कर रहे हो। तो इसलिए संविधान का लिखित होना यहाँ पर कंडीशन है। अगर ये संविधान यहाँ पर हमने पहले देखा था वहाँ पर कंडीशन नहीं थी, एकात्मक संविधान में कंडीशन नहीं थी कि संविधान लिखित हो। यहाँ पे लिखित होना कंपलसरी है, क्योंकि लिखित होगा, जब भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी तो लिखित संविधान होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर साथियों हमने ये देखा कि जो संविधान है, एकात्मक सरकार क्या होती हैं और एकात्मक संगठनात्मक सरकार जो है वो क्या होती हैं। आई होप दोस्तों आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप पसंद कर रहे हैं हमारी वीडियो को तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको और क्या चीज़ पढ़ना है। वैसे तो ये हम संविधान के बारे में पढ़ ही रहे हैं, धीरे धीरे अब हम भारत के संविधान की ओर बढ़ेंगे। आप देखेंगे कि भारत में संविधान का निर्माण जो है वो कैसे किया गया था साथियों। और आप कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।